3.5% है। अगर हम ईमानदारी से चुनाव करते हैं तो हम गांव का पंच नहीं बन सकते, फिर भी हमें देश का प्रधानमंत्री और देश का शासक बनना के नाम पर पार्टी बनी हो, चाहे ब्राह्मणों के नाम पर पार्टी बनी हो, सब में ब्राह्मणों का घुसपैठ है। लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी भारत की एक ऐसी पार्टी है जिसमें ब्राह्मणों को नो एंट्री। कांग्रेस और बीजेपी के समर्थन से ईवीएम आया था। हाँ, ईवीएम 1982 में। जी, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप नहीं लगा रहे हैं, डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ओबीसी का वास्तविक प्रधानमंत्री नहीं है। ओबीसी के नाम पर वो पुतला खड़ा किया हुआ है। ब्राह्मण लोग हैं ये। जब कांशीराम साहब 1980-82 में नारा दिए, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। इस वक्त मैं कैमूर जिला के नुआव थाना के अकोलही पंचायत में मौजूद हूं और यहां पर देख सकते हैं मेरे सामने दोनों साइड से एक डॉक्टर राकेश मौर्य जी हैं और रामा शंकर मूलनिवासी जी हैं। वाम से संगठन को लेकर के और बहुजन मुक्ति पार्टी का एक कार्यक्रम रखा गया है बुद्ध विहार गया में, वहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। उसी सिलसिले में हम लोग बात करेंगे। तो पहले मैं रामा शंकर मूलनिवासी से थोड़ा परिचय भी लेता हूँ, फिर उनसे बात करेंगे। पहले अपना परिचय दीजिए सर। धन्यवाद साथी आपका। और मेरा नाम रामा शंकर मूलनिवासी है। मैं कैमूर जिला के भारत मुक्ति मोर्चा के जिला संयोजक के तौर पर हमको जिम्मेदारी मिली हुई है, तो ये हमारा परिचय है। जो आप लोग कार्यक्रम रखे हैं जी, ये किस उपलक्ष्य में रखे हैं? ये जो 18 दिसंबर 2024 से 22 दिसंबर 2024 तक ये 5 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, ये जो समाज की ज्वलंत समस्या है, उस समस्याओं पर कम से कम 33 विषयों पर चर्चा रखा गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चर्चा आज के समय में ईवीएम मशीन का चर्चा है और पिछड़े वर्ग की जाति आधारित गिनती का मामला है, और भी तमाम मुद्दे हैं इसमें। जी, तो ये आखिर बौद्ध गया में ही क्यों रखा गया आयोजन, पूरे बिहार के एकदम साइड इलाका में? देखिए, बौद्ध जो गया है वहाँ पर ये विश्व धरोहर है, जिसको विश्व धरोहर कहा जाता है, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान वहीं बुद्ध गया में मिला हुआ था और वहाँ से ही ये सारे दुनिया में ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार किए और धर्म को जो है दुनिया में बढ़ाए, विचारधारा को दुनिया में बढ़ाए। तो इसलिए बहुजनों का सबसे महत्वपूर्ण स्थल और विरासत जो है ये बुद्ध गया से लिया जाता है। इसके वजह से ही इसको ध्यान में रखते हुए ये राष्ट्र अधिवेशन बुद्ध गया में हो रहा है। दो आप हैंडबिल लिए हुए हैं, एक बहुजन मुक्ति पार्टी का और एक वाम सेप का। जी, ये क्यों? सबसे पहले तो ये जो हम पर्ची लिए हुए हैं ये भारत मुक्ति मोर्चा का है जी, और दूसरा है वाम सेप। जी, वाम सेप कर्मचारी लोगों का संगठन है। कर्मचारी लोग रोड पर उतरकर किसी भी विषय पर आंदोलन नहीं कर सकते हैं। अच्छा। इसके वजह से ये भारत मुक्ति मोर्चा जो संगठन बनाया गया है, ये आंदोलन करने वाला जो संगठन है। जी, क्योंकि कोई भी समस्या अगर वाम सेप कानूनी तौर से लड़ाई लड़ रहा है, अगर उसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, तो इसके लिए रोड पर आंदोलन करने के लिए वाम सेप के द्वारा बनाया गया ये आफसुट विंग है, जो बहुजन मुक्ति पार्टी है। बहुजन मुक्ति पार्टी तो ये तो पार्टी है, ये भारत मुक्ति मोर्चा है। इसका नाम है भारत मुक्ति मोर्चा। जी, आप लोग देख सकते हैं। जी, जी, ये भारत मुक्ति मोर्चा, ये मोर्चा करने वाली आंदोलन करने वाला ये संगठन है। जी, तो ये जो आप लोग 14वां अधिवेशन रखे हैं जी, लोगों को मैसेज क्या देना चाहते हैं? लोगों को मैसेज यही देना चाहते हैं कि हम लोग देश में व्यवस्था परिवर्तन का लड़ाई लड़ रहे हैं। वाम से व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है। जो मान्यवर कांशीराम साहब ने 1978 में वाम सेप का निर्माण किया और जब 1984 में वाम सेप का जब बहुजन समाज पार्टी बनाए तो उन्होंने वहाँ पर कहा कि वाम सेप 13 स्टेट में 140 जिला में काम कर रहा है। और जब 2000 में माननीय बामन मेश्राम साहब को इसकी जिम्मेदारी दी गई, वहाँ से और आज 2024 तक ये 32 राज्य में 567 जिला में
और 4400 तहसील में और 2,65,000 गांव में ये काम कर रहा है। इसका उद्देश्य है राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करना, क्योंकि हम लोग जो चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो बिना आंदोलन का कोई भी परिवर्तन नहीं आ सकता है। आपने एक मुद्दा रखे हैं ईवीएम को लेकर के। जी, ईवीएम को लेकर के कई लोगों ने जैसे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दिया है कि नहीं जो है कि ईवीएम निष्पक्ष चुनाव करा सकता है। जी, ईवीएम मशीन का जो समस्या है, ये 3.5% जो ब्राह्मण लोग हैं, ये जब कांसीराम साहब 1980-82 में नारा दिए वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, तो उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी कांग्रेस के। तो उन्होंने क्या किया कि ये अपने आदमी को, जहाँ यूरोप अमेरिका में ईवीएम मशीन बन रहा था, वहाँ पर इन्होंने अपने आदमी को भेजा। तो वहाँ पता लगा कि ये मशीन में गड़बड़ी हो रही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है तो गड़बड़ी वाली मशीन ही हमको चाहिए, क्योंकि हमारी जो ब्राह्मणों की संख्या है वो 3.5% है। अगर हम ईमानदारी से चुनाव करते हैं तो हम गांव का पंच नहीं बन सकते, फिर भी हमें देश का प्रधानमंत्री और देश का शासक बनना जरूरी है। इसको ध्यान में रख करके 1982 में इंदिरा गांधी ने ईवीएम मशीन लाई। इसका समर्थन जो है भारत कम्युनिस्ट के पार्टी क्या सीताराम येचुरी और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, इन लोगों ने इनको समर्थन दिया, कांग्रेस को। जी, तो कांग्रेस और बीजेपी के समर्थन से ईवीएम आया था। हाँ, ईवीएम 1982 में। जी, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप नहीं लगा रहे हैं, डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं। हाँ। ये डॉक्यूमेंट है, सच्चाई है ये। हाँ जी। तो जब दोनों मिली भगत से ईवीएम लाए तो फिर कांग्रेस इस वक्त जो है कि चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है कि ईवीएम में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। कांग्रेस जो है वो बहुजनों को गुमराह कर रहा है। जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, इनको वो गुमराह कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि ईवीएम का चोरी सबसे पहले हमने 2004 में और 2009 में किया। तो ये बात कांग्रेस जब खुद वो चोरी किया, वो सब वही ईवीएम लाया, तो उसको तो मालूम है। मगर जब वो ये बामसेप का मुद्दा देश स्तरीय राष्ट्रीय स्तरीय जो बढ़ रहा है ईवीएम के मुद्दा पर, तो इनका मुद्दा दबाने के लिए कांग्रेस जो है वो दिखावा कर रही है कि हम ईवीएम के विरोध में लड़ेंगे, मगर वो लड़ने वाली नहीं है और ना ही वो गिनती करने वाली है। जो OBC की जो संख्या गिनती देखिए, डॉक्टर राकेश मौर्य जी OBC समाज से आते हैं, मैं उनसे बात करूंगा पिछड़ा समाज से गिनती को लेकर के। बहुजन मुक्ति जो है कि इसमें दिया हुआ है, तो जो पिछड़ा वर्ग की गिनती को लेकर के बाम से चल रही है। आप OBC समाज से हैं, OBC समाज से हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं, तो कैसे देखते हैं इसे? देखिए, आपने कहा कि देश का प्रधानमंत्री भी OBC समाज से है और OBC का जाति आधारित गिनती इस देश में नहीं हो रहा है। तो ये बात क्लियर हो गया कि OBC का प्रधानमंत्री ये रखा हुआ प्रधानमंत्री है, कठपुतली। नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही वाज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब नॉमिनेटेड का मतलब क्या होता है? नॉमिनेटेड मतलब होता है कि उस आदमी का एक पुतला लगा दिया जाए, उसके पास केवल पोजीशन रहे, पावर न रहे। जैसे किसान जब फसल आ जाती है किसानों के खेत में, तो किसान क्या करता है कि अपने जैसा एक कपड़ा का लकड़ी का खड़ा कर देता है आदमी। तो जो किसान का फसल खाने वाला जो जानवर होता है वो आता है और देखता है कि अरे एक तो किसान खड़ा है, लेकिन वो किसान तो रहता नहीं है, वो तो लकड़ी का बनाया हुआ है। इसी तरह नरेंद्र मोदी OBC का वास्तविक प्रधानमंत्री नहीं है, OBC के नाम पर वो पुतला खड़ा किया हुआ है। इसलिए OBC का प्रधानमंत्री रहते हुए भी OBC का किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। OBC का संख्या 63% है पूरे देश में और OBC का प्रतिनिधित्व शासन प्रशासन में केवल 5% है। क्या देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर OBC का हैं तो इसके ऊपर मन की बात में या टेलीविज़न पर कभी ये बात करते हैं कि संविधान जो बात कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो देश का प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होता है कि संविधान के अनुसार इम्प्लीमेंटेशन करना, संविधान के अनुसार देश को चलाना। तो अगर संविधान ही इसका इजाज़त देता है कि अगर 63% OBC का संख्या है तो 63% शासन में, प्रशासन में,
कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, विधायिका में, मीडिया में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल्स में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन 10 वर्ष देश के प्राइम मिनिस्टर को बीत गया और सबको लोग कहते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो ना समझ है, जो ना पढ़ा लिखा है, वो सब कहता है कि अरे ओबीसी का प्राइम मिनिस्टर है। तो ओबीसी का प्राइम मिनिस्टर रहते हुए भी ओबीसी का किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। कैसे माना जा सके कि वो ओबीसी का प्रधानमंत्री है? वो आरएसएस के यानी ब्राह्मणों के द्वारा रखा हुआ ओबीसी का प्रधानमंत्री है, वो रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो ये जो बहुजन मुक्ति पार्टी का जो है आप लोग जिला अध्यक्ष भी हैं यहाँ पर, तो क्या लगता है कि इस बार जैसे कोई भी सरकार आती है, इससे तो बहुजनों की सरकार तो आती हुई नज़र नहीं आ रही है, तो कौन सरकार आपके लिए अच्छा है जो कि जातिगत जनगणना कराएगी? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ कि राजनीति का सिद्धांत है कि जिसका सामाजिक संगठन होता है उसी का राजनीतिक संगठन कामयाब हो सकता है। ये बात राजनीति के रसायन शास्त्री मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे अपने ज़माने में कि जिस समाज का गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती उस समाज की राजनीति कभी कामयाब नहीं हो सकती है। अर्थात आज भारतीय जनता पार्टी का राजनीति पूरे देश में कामयाब है तो उसका सामाजिक संगठन आरएसएस मजबूत है। तो सेम इस देश में एक ही राजनीति के सिद्धांत के अनुसार इस देश में एक ही बहुजनों की पार्टी कामयाब हो सकती है, जिसका नाम बहुजन मुक्ति पार्टी है। क्यों हो सकती है? क्योंकि राजनीति के सिद्धांत के अनुसार बामसेफ उसका सामाजिक संगठन है और बामसेफ बेसिक स्ट्रक्चर है और उसका राजनीतिक संगठन बहुजन मुक्ति पार्टी है। तो राजनीति के सिद्धांत के अनुसार बहुजन मुक्ति पार्टी ही इस देश में परिवर्तन ला सकती है, इस देश के बहुजनों की सारी समस्याओं का समाधान कर सकती है। क्यों? क्योंकि सामाजिक संगठन बामसेफ है, बेसिक स्ट्रक्चर पर सुपर स्ट्रक्चर राजनीति खड़ा होगा तब जाके समस्या का समाधान होगा। भले इसको आने में 10 साल लगे, 20 साल लगे, 50 साल भी लगे, लेकिन समस्या का समाधान बहुजन मुक्ति पार्टी ही कर सकती है। और मैं क्योंकि राजनीति का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मान्यवर साहब राजनीति के विशेषज्ञ थे, उन्होंने इस सिद्धांत को दिया और माननीय वामन मेश्राम साहब ने इसी सिद्धांत के अनुसार बामसेफ का पॉलिटिकल विंग बहुजन मुक्ति पार्टी बनाए हैं। तो ये कल्याण चाहे ओबीसी का जाति आधारित जनगणना का बात हो, यही करा सकता है, चाहे संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी का बात हो, बहुजन मुक्ति पार्टी करा सकता है, चाहे इस देश में किसी भी किसानों का समस्या हो यही करा सकता है, मजदूरों का समस्या हो यही करा सकता है, कोई भी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन एक ही पार्टी करा सकती है, बहुजन मुक्ति पार्टी। और इसका सबसे बड़ा एक मेरिट है, पूरे भारत के पार्टियों से अंतर क्या है कि पूरे देश के कोई भी रीजनल पार्टी हो, नेशनल लेवल की पार्टी हो, उस चाहे बहुजनों के नाम पर पार्टी बनी हो, चाहे ब्राह्मणों के नाम पर पार्टी बनी हो, सब में ब्राह्मणों का घुसपैठ है। लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी भारत की एक ऐसी पार्टी है जिसमें ब्राह्मणों को नो एंट्री है। ब्राह्मणों को नो एंट्री है, ब्राह्मणों को नो एंट्री है, उसमें ब्राह्मण एंट्री ही नहीं कर सकता। ये महापुरुषों के सिद्धांत के अनुसार चलाने वाली पार्टी है। एक बात और है, जैसे कि आपने कहा तो आप लोग सत्ता में नहीं, आपने कहा 50 साल इंतजार लोग करेंगे, कैसे ओबीसी का जातिगत जनगणना होगी? हमारी जो समस्या है हजारों वर्षों की समस्या है और पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, आप जानते भी हैं। तो बीमारी अगर 5 बरस की होती है तो उसको दवाई 2 बरस चलाना पड़ता है। तो हमारा समस्या अगर हजारों वर्षों की है तो उसको ठीक करने में 200 साल लगेगा। ये सिद्धांत है मेडिकल साइंस का और ये समाज का भी सिद्धांत है। अमित शाह कहते हैं कि हम 100 साल राजनीति करेंगे और जब तक ईवीएम रहेगा वो हटेंगे नहीं, तो कैसे आप लोग ईवीएम हटाएंगे? मोर्चा तो खोल रखे हैं। ये जाहिर है ईवीएम हम जन आंदोलन करके हटाएंगे, क्योंकि जन आंदोलन करना इस देश के संविधान में संविधान निर्माताओं ने देश के सभी नागरिकों को दिया है। और ईवीएम के मुद्दों को हम लोग अभी देखिए बिहार के अंदर जो बामसेफ का अधिवेशन हो रहा है, 41वां अधिवेशन, तो उसमें ईवीएम का ज्वलंत मुद्दा पर चर्चा रखा गया है और स्पेशलिस्ट लोगों के द्वारा हर विषय पर जो ज्वलंत विषय है उस पर चर्चा के लिए एक्सपर्ट्स अपने बात को रखते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों को जागृत करते हैं। और वो जागृति जन आंदोलन तक जब बढ़ जाएगी, पूरे देश भर के लोग जब ईवीएम हटाने के लिए रोड पर उतर जाएंगे तो ईवीएम को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में बहुत सारे कानूनों ने रोड पर आ करके इस देश के नागरिकों ने हटाया है।
आपकी पार्टी सरकार में भी नहीं है, ना पक्ष विपक्ष कहीं भी नहीं है। जो विपक्ष में है वो भी सवाल उठा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट इसको नकार दिया है, बोलता नहीं एकदम निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो ईवीएम से चुनाव कराने वाले लोग हैं, वो भी ब्राह्मण, वो भी चोट्टा, और सुप्रीम कोर्ट को जो चलाने वाला चीफ जस्टिस है, जजेस है, वो भी ब्राह्मण। वो दोनों का मिली भगत से ही ये चल रहा है। लेकिन इसके बाद भी एक विकल्प है। क्या है? इस देश के नागरिकों को इस मुद्दे पर जागृत कर करके और जन आंदोलन करा करके उसको हटाया जा सकता है। लोगों को इकट्ठा करके इस विषय पर रोड पर आंदोलन करके इसको हटाया जा सकता है। हटा भी है, बहुत सारे कानून हमारे देश में हटाया गया है जन आंदोलन से। तो हम लोग भी ईवीएम को हटा देंगे, जन आंदोलन से जागृत करके हटा सकते हैं। लास्ट आखिरी मुद्दा सर, आपने ईवीएम का सवाल उठाया। ईवीएम का सवाल पर मैंने कई बार सवाल किया, क्या लगता है कि ईवीएम हट जाएगा? अभी डॉक्टर साहब ने कहा ईवीएम के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। बहुत से लोग सवाल आप भी पूछे और बहुत से साथी लोग भी सवाल पूछते हैं कि इस तरह से कितने दिन में आपको माने व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं जी। तो हम लोग अगर इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई या आंदोलन की या जन आंदोलन की लड़ाई को देखें तो 1857 से लेकर के और 1947 तक कम से कम 100 साल का समय जो है कांग्रेस को लगा, और कांग्रेस ने जन आंदोलन करके ही व्यवस्था को बदला। तो जब कांग्रेस को और ब्राह्मण लोगों को 100 साल लग सकता है, क्योंकि उनके पास सारी व्यवस्था भी थी, उनके पास हमारा समाज